हम लोगों की बात जुर्माने के उद्ग्रहण को लेकर चल रही थी। सबसे पहले टाइम, जुर्माने का उद्ग्रहण कितने समय में किया जाएगा, टाइम कहां से निर्धारित होगा? आईपीसी और अब बीएनएस, इससे निर्धारित होगा। क्यों? आईपीसी सारभूत विधि है, यह भारतीय न्याय संहिता सारभूत विधि है। अपराधों के संबंध में दंड किस विस्तार तक जाएंगे और कितने समय सीमा तक उन्हें दिया जा सकेगा, यह सब तय करना किसका काम है? सारभूत विधि का, सबस्टेंटिव लॉ का। इसलिए यह नहीं हो सकता कि जुर्माना किस समय में वसूला जाए ये यहां लिख दिया जाए, ये वहीं तय होगा। और वो तय करते हैं आईपीसी की धारा 70, बीएनएस की करस्पॉन्डिंग धारा आप देख लेंगे। कितनी है? धारा 8। तो उसमें उन्होंने बताया है कि आप कितना समय जुर्माना अदा करने के लिए लेंगे, मैक्सिमम 6 ईयर उन दशाओं में, जबकि आपको 6 वर्ष या उससे कम का कारावास मिला है। और अगर आपको इससे अधिक अवधि का कारावास दिया गया है तो आपके पास जुर्माना अदा कर देने के लिए जो समय है वो कितना है? जितना कारावास आपको दिया गया है। उसके बाद भी आप जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो दंडादेश आपको दिया गया है वो प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इस बीच ये ड्यूटी आप ही की नहीं है, ये ड्यूटी दंडादेश अधिरोपित करने वाले न्यायालय उसकी भी है कि वो जुर्माने के उद्ग्रहण की कार्यवाही शुरू करे। और अगर जुर्माने के उद्ग्रहण की कार्यवाही उसने इतने समय में नहीं की और आपने भी नहीं दिया, तो आपसे कहा गया था कि आप दोनों लोग अपनी सम्मिलित अकर्मण्यता का, ठीक है, नुकसान उस व्यक्ति को नहीं कर सकते जिस व्यक्ति को जुर्माने में से कंपनसेशन या खर्चे के लिए धनराशि दिए जाने का आदेश ये दिया गया था। और इस दशा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास आपको दिया गया था वो यदि आप भुगत भी लेते हैं तो भी जुर्माना वसूला जाएगा, वो अखंड रहेगा, दंडादेश वो खंडित नहीं होगा। एक दशा और कि जुर्माना उद्ग्रहण करने के लिए न्यायालय जो कार्यवाही कर सकता था, कहां? धारा 461 या 421 सीआरपीसी। उसके लिए जो उसे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टियों की जानकारी चाहिए थी वो न सिर्फ आपने नहीं बताई बल्कि आपने उसे उपलब्ध भी नहीं होने दी। इट मे बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। और ऐसा नहीं भी था, न्यायालय ही अकर्मण्य बना रहा और उसके बाद आपने ठीक है, कारावास का मुख्य दंडादेश और व्यतिक्रम होने पर जो आपको कारावास दिया गया था वो सब ये भुगत लिया। इसके बाद भी क्योंकि ये स्पेशल रीजंस हैं जुर्माना न वसूल पाने के, तो भी आपसे जुर्माना वसूला जाएगा इस तथ्य के होते हुए कि आपने जुर्माना न देने पर जो कारावास आपको अधिनिर्णित किया गया था वो भुगत लिया है। इसके बाद भी जुर्माना वसूला जाएगा क्योंकि जुर्माना एक दंडादेश है और दंडादेश आपकी इच्छा पर छोड़े नहीं जा सकते। ये आपकी स्वीट विल नहीं है कि आप कौन सा दंडादेश भुगतेंगे और कौन सा दंडादेश नहीं भुगतेंगे। ये आपकी इच्छा नहीं है, आपको भुगतना ही होगा। दंड का मतलब ही होता है कुछ ऐसा जो आपकी इच्छा के विपरीत है, जो आपकी इच्छा के अनुकूल है। ये जिससे आपकी इच्छा विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होती वो दंड है ही नहीं। दंड की डेफिनेशन ही एक हो सकती है जो कि बेंथम और ऑस्टिन ने दी, उससे बेहतर दंड की डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्योंकि जो व्यक्ति जिस बिंदु पर सोचता है उस पर उसके चेतना की समस्त शक्ति ये लग जाती है और उस विषय की या उस बिंदु की सबसे अच्छी परिभाषा वही व्यक्ति दे सकता है। क्योंकि बेंथम और ऑस्टिन के
विचार का केंद्र बिंदु दंड ही है। वो दंड से ही सभी चीजों को परिभाषित करते हैं। वो कानून को भी दंड से परिभाषित करते हैं। वो कानून को जीवन जीने के तरीके से परिभाषित नहीं करते। वो इससे सहमत नहीं है अन्य विचारकों की तरह कि कानून जरूरत की भी उत्पत्ति है। कानून आदमी को जीने का ढंग सिखाता है, जैसा नेचुरलिस्ट मानते हैं। प्रकृतिवादी कहते हैं कि ना, कानून के बिना आदमी पशु है, और आदमी कानून का पालन इसलिए करता है क्योंकि कानून से उसे उच्चतर जीवन प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो पालन करता है, क्योंकि उसके अंदर तर्क की शक्ति है। अरस्तु कहता था कि आदमी कौन है? रेशनल एनिमल। आपने एनिमल शब्द का भी संकुचित प्रयोग किया है। एनिमल का अर्थ सिर्फ जीव होता है, और पशु भी जीव है और आप भी जीव हो, लेकिन आपके अंदर जो श्रेष्ठता की भावना रहती है, इस कारण से आपने एनिमल के लिए जो एनिमल शब्द जिस ईश्वर के क्रिएशन के लिए प्रयुक्त होता है, उससे अपने को सुपर माना है। इसलिए आप अपमान अनुभव करते हो जब कोई आपको एनिमल कहता है, अन्यथा तो एनिमल का अर्थ सिर्फ जीव है। ठीक, और जीव आप भी हो, और ईश्वर ने ही आपको पैदा किया है, वो भी जीव ही है, और उसे भी ईश्वर ने प्राप्त पैदा किया है। आप में और जानवर में फर्क जो किया जा सकता है वो सिर्फ इंद्रियों का है। आपके पास इंद्रियां अधिक है, उसके पास इंद्रियां कम है, इसलिए आप जगत को ज्यादा जान पा रहे हो और वो जगत को कम जान पा रहा है। लेकिन तुम भी जगत को संपूर्ण नहीं जान पा रहे हैं, और वो भी जगत को संपूर्ण जान नहीं पा रहा है, क्योंकि जितना भी जाना गया वो संपूर्ण का इतना छोटा भाग है कि जिन्होंने उसे जाना, उन्होंने अपने जाने गए के प्रति एक ही शब्द प्रयोग किया है कि हमने जीवन में कुछ नहीं जाना, क्योंकि वो अनुपात में इतना कम है जाना गया। क्योंकि जानकारी आप सिर्फ इंद्रियों से हासिल कर सकते हो, और आपकी सारी इंद्रियां जानकारी हासिल करने के दृष्टिकोण से बड़ी सीमित है। आप कितना देख सकते हो? गिद्ध से कम। आप कितना सुन सकते हो? हाथी से कम। आप सिर्फ श्रव्य सुन सकते हो, तो क्या पराश्रव्य और अपश्रव्य नहीं है? तो पराश्रव्य और अपश्रव्य है, ये तो तुम्ही ने मान लिया। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो? कुछ मामलों में तुम श्रेष्ठ हो सकते हो, और कुछ मामलों में जानवर श्रेष्ठ हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति हो जिसे हम खोज ही नहीं पाए, वो हम सबसे श्रेष्ठ हो। ठीक है, तो जगत की जानकारी आपके पास प्राप्त करने का साधन इंद्रियां हैं, उनके पास भी इंद्रियां हैं, बस केवल इतना है, आपकी इंद्रियां 5 हैं, उनकी इंद्रियां 4, 3, 2 हैं। आपकी 10 होती तो हो सकता है इसकी जानकारी जगत की आपको ज्यादा मिलती, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो जो आपने ना जानी हो। आपने रूप, गंध, ध्वनि, यही तो जाना है, इसके अलावा क्या जान लिया है? ठीक है, तो सवाल यह है कि अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है, रेशनल एनिमल है। ठीक है, और इसलिए चूंकि वो रेशनल है, और कानून तर्क की व्युत्पत्ति है, और तर्क का अर्थ कुतर्क नहीं होता। हमने आपको एक बार तर्क के प्रकार बताए थे, उनमें कुतर्क शामिल नहीं है। तर्क का मतलब है युक्ति संगत बात, क्योंकि मनुष्य रेशनल एनिमल है, इसलिए वो युक्ति संगत बात करेगा, जो युक्ति संगत होगा वही करेगा। लेकिन ये अरस्तु की धारणा है, बेंथम और ऑस्टिन इससे सहमत नहीं है। बेंथम और ऑस्टिन, उनकी जो धारणा है, उस धारणा के मुताबिक कानून
दंड की निष्पत्ति है। आप कानून का पालन सिर्फ डंडे के जोर से कर रहे हैं, यह भी कानून का एक पहलू तो है ही है। अरस्तु जो कुछ कह रहा है वो भी कानून का पहलू है, और बेंथम और ऑस्टिन जो कह रहे हैं वो भी कानून का एक पहलू है। लेकिन संपूर्ण जो है उसके एक हिस्से पर ही मनुष्य की दृष्टि जा सकती है। इससे यह भी सीखने को मिलता है, एक कानून में तर्क भी होता है, क्योंकि कानून अगर अतार्किक है तो वहां चाहे दंड विधि हो, यह चाहे हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, कोई लॉ हो, अगर वो अतार्किक है तो वो कानून नहीं हो सकता। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कहां? मेनका गांधी। जो युक्ति संगत नहीं है वो कानून नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कानून की आवश्यक विशेषता है उसका युक्ति संगत होना। तो अरस्तु भी है, अरस्तु ठीक है, लेकिन वो कानून का सिर्फ एक पहलू देख सके, और यही मनुष्य की सीमित क्षमता का इंडिकेशन है। मनुष्य बड़ी सीमित क्षमता का है, भले ही वो खुद को काबिल कितना भी मान ले, क्योंकि खुद के संबंध में मान्यता बनाने में कोई पैसे तो खर्च होते नहीं, चाहे जो कुछ बना लीजिए। तो मनुष्य ने अपने संबंध में मान्यता कुछ भी बनाई हो, लेकिन वो बड़ी सीमित क्षमताओं का है। अरस्तु भी सिर्फ एक कानून की विशेषता देख सका, और बेंथम और ऑस्टिन वो भी एक ही देख सके कि कानून का आदतन अनुपालन होता है। और क्यों आदतन होता है? इसलिए क्योंकि डंडा है, दंड है उसके पीछे। सोशलॉजिकल स्कूल के लोग, हिस्टोरिकल स्कूल के लोग, रियलिस्टिक स्कूल के लोग, किसी भी स्कूल के लोग हों, वो कानून की सिर्फ एक विशेषता को देख पाए, अधिक विशेषताओं को देख ही नहीं पाए। हम लोग सारे स्कूल पर चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ एक एक विशेषता बस। ये भी सही है, डीन रास्को पाउंड भी ठीक है। कानून अगर जरूरत का नहीं है तो आउटडेटेड हो जाएगा, कानून जरूरत से ही पैदा होता है, ये भी सही है। ई हियरिंग भी ठीक है, हितों का संतुलन बैठता है कानून में, ठीक है। लियन ड्यूगेट वो भी ठीक है, कानून सामाजिक समेकता को उत्पन्न करता है। यूगेन ईहरलिच वो भी ठीक है, ठीक है। कानून इनेक्टेड फॉर्म में कैसा भी हो, एक लिविंग लॉ है सोसाइटी में, उस लिविंग लॉ का लोग फॉलो अप करते हैं। कोई कानून नहीं कहता कि मां बाप की बात मानो, फिर भी लोग मानते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी में लिविंग लॉ है जो रूढ़ियों और परंपराओं से मिलकर बन रहा है, ये हर्लिट उसे लिविंग लॉ कहता है, और वो भी कानूनों में दिखाई देता है। सोसाइटी उसके हिसाब से चलती भी दिखाई देती है। लेकिन जिस विचारक का जहां पर सोचने का बिंदु होता है, उस बात की सबसे अच्छी व्याख्या वही विचारक करता है। और इसीलिए एक विद्यार्थी या पाठक के तौर पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सारे विचारकों को पढ़ें, ताकि आपका व्यू कंप्लीट हो सके। यद्यपि पूर्णता आती नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि सारे पहलू खोजे जा चुके हैं, अभी बहुत पहलू हो सकते हैं। वही जिन्होंने जाना उन्होंने ये जाना कि उन्होंने जितना जाना वो संपूर्ण का इतना छोटा भाग है कि सिर्फ यही कहना ठीक होगा कि हमने कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। तो जानने को बहुत शेष है, लेकिन जितना जाना गया, विद्यार्थी के तौर पर अपेक्षा होती है कि आप कम से कम उतना तो जान ही लें। और वो तभी हो सकता है जब सारे विचारकों को पढ़ा जाए, और अकेले अकेले कोई भी विचारक एक पहलू का जिक्र सिर्फ करता है, वो पहलू जो उसे इंपॉर्टेंट लगा। आदमी जो अच्छा कहा जाता है, अगर तुमसे पूछा जाए क्या अच्छा है, तो तुम उसमें वो अच्छाई बताओगे जो अच्छाई तुम्हें अच्छी लगी। हो सकता है वो अच्छाई दूसरे को अच्छी ना लगी हो, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है, उसे तुम प्रैक्टिकल कहते हो, हम स्वार्थी कहते हैं। तुम कहते हो वो प्रैक्टिकल अप्रोच का है, तुम इसे मेरिट के तौर पर बताते हो, और हम कहते हैं निहायत स्वार्थी है वो।
हम उसकी उसी गुण को डीमेरिट के तौर पर देखते हैं। ये अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना विचार और व्यू है, लेकिन आपको संपूर्णता में देखना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो दंड की जितनी बेहतर परिभाषा आस्तीन और बेंथम ने दी, उतनी किसी ने नहीं दी। उन्होंने दंड को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में चित्रित और वर्णित किया है जो गारंटीड है, किसकी ओर से? संप्रभु की ओर से, कि अगर संप्रभु का समादेश यानी कानून का पालन आपने नहीं किया तो संप्रभु आपके समक्ष वो परिस्थिति उत्पन्न करेगा जो उसने गारंटीड की है कि हम उत्पन्न कर देंगे अगर तुमने मेरे समादेश का पालन नहीं किया। वो तो चूंकि गारंटी दी कि उत्पन्न कर देंगे तो वो करेगा, वो तो बचाया नहीं जा सकता। उस परिस्थिति की विशेषता ये कि वो तुम्हारे लिए सुखद नहीं है, और सुखद न होने का एक ही तात्पर्य, वो तुम्हारी इच्छा के विपरीत है, वो तुम्हारी इच्छा के खिलाफ है। इसीलिए कहा जाता है दुख में तो कोई रह ही नहीं सकता। दुख से निवृत्ति की इच्छा तो सब में पाई जाती है, क्योंकि दुख का अर्थ ही है, दुख का सिर्फ एक अर्थ हो सकता है, कष्ट का सिर्फ एक डेफिनेशन उसकी हो सकती है कि वो स्थिति जिसमें आप रहना नहीं चाहते। इससे ज्यादा सरल परिभाषा दुख की हो नहीं सकती। सबसे सरल इजीएस्ट परिभाषा यही है कि वो परिस्थिति जिसमें आप रहना नहीं चाहते, और रहना नहीं चाहते इसमें ठीक है, इनहेरेंट है कि रखा आपको उसी में गया है, ठीक है, और आप उसमें रहना नहीं चाहते, बस यही दुख है। इसके अलावा क्या दुख होता है? बाकी तो नाली में लेटा शराबी भी सुखी है, ठीक है, नाली में लेटा है लेकिन तुमसे ज्यादा सुखी है। तुम जो बेड पर लेटे हो, तुम्हारे अंदर दुख है, और वो नाली में लेटा है और उसमें सुख है, क्योंकि वो लेटना उसकी इच्छा के विपरीत नहीं है, और आप जहां हो वहां इच्छा के विपरीत हो। तो अगर दंड प्रभावकारी बनाना है तो ऐसा ही होना चाहिए जो तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हो। और इच्छा के खिलाफ इसीलिए हमने कई बार चर्चा की है कि दंड के संबंध में, जब जुर्माने के संबंध में बात करता है, क्या कहता है? अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इसमें ये इनहेरेंट है कि अधिक होना चाहिए, इसमें ये इनहेरेंट है कि अधिक होना चाहिए, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। और जब आप लोगों की पोस्टें हम देखा करते हैं तो हमें इतना गुस्सा आता है कि कायदे में तो आप लोग लॉ फील्ड लायक ही नहीं हो। आपसे मेरा मतलब आप नहीं होते, आपसे मतलब मेरा सारे समाज में जो इस ढंग की बातें करते हैं उनसे होता है कि आप तो लॉ फील्ड लायक ही नहीं हो, आपको उसमें प्रयुक्त शब्दों का कोई अर्थ, कोई व्याख्या करने का सेंस ही नहीं है। उसने कहा अत्यधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ उसने ये कहा कि अधिक नहीं हो, अधिक तो होना चाहिए, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। आपकी 100 रुपए देने की क्षमता है, हमने 100 ही लगाया, आप पे फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं। और ये आप देख रहे हैं कि दंड है अप्रभावी हो गए, कोई नहीं मानता, दंड प्रभावी होना चाहिए और आपकी इच्छा के विपरीत होना ही चाहिए। अगर आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है तो मतलब ही खत्म हो गया, तो दंड है ही नहीं है, तब तो आपके लिए वो जीवन जीने का ढंग बन गया, तब तो वो एडवेंचर हो गया। आप सारे एडवेंचर करते ही इसीलिए क्योंकि मालूम है कि इस एडवेंचर कुछ होना नहीं है। अगर एक्सीडेंटली हो जाए वो बात अलग, ले तो सेल्फी रहे थे, टपक गए वो बात अलग है, टपकने के लिए वहां थोड़ी गए थे, ठीक है। तो सवाल ये है कि दंड आपकी इच्छा पर नहीं हो सकता। आपको जुर्माना देने के लिए आदेशित किया गया था, यू मस्ट पे द फाइन। फर्स्ट प्रिंसिपल यही है। लेकिन अगर दूसरे की भी गलती है तो फिर विधि का प्रशासन सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए, यह भी नियम है। गलती आपकी भी थी, आपको वसूलना चाहिए था,
और आपको वसूलने के तरीके बताए गए थे, आपको मीनिंग देयर बाय द कोर्ट हु हैज अवॉर्डेड द सेंटेंस, देयर इज द प्रोसीजर, देयर इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर गिवन इन द procedural law. Why you have not adopted that? You must recover the fine. आपने नहीं किया, तो अब आपकी गलती, इसके कारण तो दूसरे को परेशान क्यों करें हम? इसलिए यू कैन नॉट रिकवर इफ ही हैज अंडरगॉन दैट पार्ट ऑफ द imprisonment which was awarded by you to him in default of payment. ठीक है, आपने जो भुगतान में व्यतिक्रम करने के लिए दंड उसे दिया था वो तो उसने भुगत लिया, अब क्यों? लेकिन आप दोनों गड़बड़ करेंगे, तीसरे को नुकसान हो, नो. इफ देयर इज एनी स्पेशल रीजन में से सिर्फ दो हमने कोड किए, अनेकों स्पेशल रीजन हो सकते हैं. If there is any special reason, then the fine can be recovered. ठीक है, after the passage of that time, ठीक है, जो कि आपने जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास में बिताया है, इसके बाद भी जुर्माना एज सच अखंड रहेगा. ये सारी बात हुई थी. और मोड ऑफ रिकवरी ये बताया गया था कि the court wants to recover the fine by the attachment and sale of the movable property, then he may issue the warrant. ठीक है, और अटैचमेंट और सेल कैसे किया जाएगा पीछे लिखा है, प्रोसीजर वही अडॉप्ट होगा, क्योंकि वो सारी प्रक्रियाएं सब जगह अटैचमेंट सेल जहां भी होगा सब जगह हो जाएंगी क्रियान्वित. पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, अटैचमेंट सेल सारी चीजें 83 में कुर्की और विक्रय, पुरानी सीआरपीसी में, नई में बीएनएस में भी 83-84 वहीं कहीं पे है, बीएनएस में भी, बीएनएसएस में. तो अटैचमेंट एंड सेल. और अगर इफ यू वांट टू रिकवर द अमाउंट बाय द अटैचमेंट एंड सेल, ठीक है, of movable and immovable property, then you should issue the warrant to the collector of the district. क्योंकि वो उस ढंग के धनराशियों को वसूलने में स्किल्ड लोग हैं, वो स्किल्ड है. और जब कौशल किसी भी चीज में आ जाता है तो वो काम ज्यादा बेहतरी के साथ किया जा सकता है. हमने कल भी चर्चा की थी, कम्युनिकेशन की भी एक स्किल है, उसे बार कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता, और नटशेल में वो कुछ भी नहीं है. हमने आपसे कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल कुछ नहीं होती, बेकार की बात है, बेकार की बात है. मीनिंग देयर भाई, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. अरे भाई किसी को भी आउटराइट कह दोगे तुम गलत हो तो भले ही वो गलत, लेकिन वो तुमसे बात ही नहीं करेगा, और जब बात ही नहीं करेगा तो तुम उसे सही रास्ते पे लाओगे कैसे? सही रास्ते को आए इसके लिए बात करना जरूरी है. कम्युनिकेशन के ही नहीं, बोलने के भी तरीके हैं. अगर आप ऐसे लोगों में बोलेंगे जो आप ही के बराबर विद्वान है, कोई नहीं सुनेगा आपकी. क्यों सुने आपको? जो तुम्हें पता वो उन्हें पता. इसलिए कानून पर वकीलों में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें भले ही कुछ भी ना पता हो, लेकिन वो मानते तो यही है कि उन्हें पता है. तुम तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं, थोड़ी देर में तुम हुट आउट हो जाओगे, तुम बोलोगे वो बातें करेंगे. ठीक है, और आप कभी भी सेंट्रल बार की मीटिंग में देख लो, बोल रहे वो बातें कर रहे, पीछे वो फोटो खींच रहे हैं. ठीक है, देख लो आप, उसमें यही होता है. जहां लोग आपको अपने बराबर का
या अपने को बेहतर और आपको कमतर माने, वह कभी नहीं बोलना चाहिए, वहां भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जहां आप भी मूर्ख हैं और वो भी मूर्ख हैं, दोनों लोग हैं, मूर्ख ही है। संवाद कहां सक्षम, ठीक है, संभव है, संवाद वहीं संभव है जहां एक गैर जानकार है, दूसरा जानकार है, संवाद वहीं संभव है। आप विज्ञान के नियमों में देखेंगे तो गर्मी ठंड की ओर जाएगी, दोनों गर्म हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण संभव ही नहीं है। ऊष्मा का स्थानांतरण कब होगा? जब एक और ठंडक हो और एक और गर्मी हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। तो जो साइंटिफिक लॉज हैं वही तो यहां आएंगे, उसको मतलब ही नहीं है। और फिर अगर आपने बोलना भी शुरू किया और आपने यह ध्यान नहीं रखा कि सामने वाले किस क्षमता के हैं, वो क्या समझ सकते हैं, आपने अपनी समझ के मुताबिक बोलना शुरू कर दिया तो भी आप फुट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी समझी में कुछ नहीं आएगा। और जो समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में उनका मन नहीं लगेगा, इधर उधर की बात करेंगे, और थोड़ी देर में जब वो उधर उधर की बात करेंगे, आपका ध्यान भंग होना शुरू हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि वो क्या समझ सकते हैं, ठीक है, और उनकी समझ के स्तर हो सकते हैं। एक बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं आता, उससे भी अगर आपने ये कह दिया कि बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वो सुनेगा ही नहीं, फिर तुम्हारी बोलते रहो। उससे भी कहना पड़ेगा नहीं नहीं आता तो है, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ है, कर देंगे, ठीक हो जाएगा, यही कहना पड़ेगा, जबकि ये सरासर झूठ है। ठीक है, ये सरासर झूठ है, लेकिन इसके बाद भी कई बार अच्छे और सच्चरित्र लोगों को भी झूठ बोलना ही पड़ेगा। यही कहते हैं दुनिया में भगवान ने जो कुछ बनाया उसमें कुछ भी खराब नहीं है, झूठ भी खराब नहीं, बोला क्यों जा रहा है ये देखना पड़ेगा। जो जानकार है वो जब गैर जानकार से बात करता है तो प्रथमतः झूठ ही बोलता है, क्योंकि वो अपनी जानकारी के हिसाब से अगर बोलना शुरू करेगा तो गैर जानकार के तो समझ में नहीं आएगा, वो तो लेवल ही डिफरेंट है। जब लेवल डिफरेंट है होगा कैसे? तो उसे धीमे धीमे विश्वास कराना पड़ेगा कि नहीं नहीं, शुरुआत में तो यही कहना पड़ेगा कि सब आता है, धीमे धीमे, बस कुछ नहीं आता, ये कुछ धीमे 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 एक दिन आएगा जो कोई ये मान लेगा कि नहीं हमें नहीं आता था, और वो दिन होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अब जानना शुरू करेगा। तो जरूरी ये है, ये कौशल है, और कौशल हमेशा धूर्तता से ही उत्पन्न होता है। ये आप मान लो कौशल मतलब होता है धूर्तता की न्यूनतम डिग्री, या ऐसे मान लो जब धूर्तता को युक्ति के तौर पर समाज कल्याण के लिए उपयोग किया जाए तो उसे कौशल कहने लगते हैं, स्किल कहने लगते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। और जब वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हो तो स्किल को धूर्तता कहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल और फिजिकल वो बहुत अच्छी चीजें नहीं है, और इनका जो उपयोग करते हैं वो निहायतन धूर्त होते हैं। आप देख लो, समाज में देख लो, ठीक है, आप समाज में देखो जो कम्युनिकेशन स्किल का फायदा प्रयोग करता हो, बहुत आए सेंटेंट लगाए हो, तुम्हें मॉर्निंग सर ये करे, वो निहायतन धूर्त होता है, क्योंकि स्किल का मतलब ही है धूर्तता। और जो सत्य का उपासक है उसके लिए कहा जाता है वो सदुक्कड़ी भाषा में बात करता है। कबीर के बारे में कहा गया वो सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं, उसकी वो गालियां देते हैं, ये नहीं कहा कि ये कह दिया वो सदुक्कड़ी बोलते हैं। सीधी बात करेगा, क्यों करे, तुमसे कुछ उसे चाहिए तो है नहीं, मत करो तुम उसकी प्रशंसा, तो प्रशंसा के लिए कुछ करता ही नहीं, मत करो, क्या हो जाएगा। चुनाव थोड़ी लड़ना है जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए तो तुम्हारे मुंह पे सही बात कहेगा, ठीक है। तो स्किल ये धूर्तों का हथियार है, लेकिन इसका समाज के लिए उपयोग होता है और इसे कौशल कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर फाइन की रिकवरी में स्किल्ड है, क्योंकि रोज यही काम करता है। इसलिए इफ यू वांट टू रिकवर द मनी
ठीक है, मनी मीनिंग देयर बाय इफ यू वांट टू रिकवर द फाइन by the attachment and sale of the movable and immovable property also, then you should issue the warrant, and that warrant could be treated by the collector of the district as a recovery certificate, as a RC, and they can apply all the methods or any one of the methods to recover that fine as a area of land revenue, ठीक है ना, which are given in the land laws for the recovery of area of land revenue, और उस ढंग से वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इफ द फाइन, ठीक है, इज टू बी रिकवर्ड, अगर उसकी रिकवरी होनी है, होनी नहीं होनी ये सेक्शन 70 आईपीसी या सेक्शन 8 बीएनएस तय करेगा। होनी या नहीं होनी, इस प्रश्न का उत्तर वहां से आएगा। दैट इज वाई यू कैन नॉट रीड दिस सेक्शन इन आइसोलेशन, यू शुड रीड दिस सेक्शन अलोंग विद सेक्शन 70 आईपीसी और सेक्शन 8 ऑफ द बीएनएस। इन आइसोलेशन यू शुडंट रीड, ठीक है। तो आपका होनी नहीं होनी वहां तय होगा। और सीधी बात है, प्रतिकर ये अगर देने का आदेश है तो जुर्माना वसूला ही जाएगा। वही बात परंतु में लिखी गई, कल आपसे चर्चा हुई थी। बस एक बात और कहनी है, जब हम लोग पहुंचेंगे प्रतिकर संबंधी वसूली के सेक्शन पर, जो संभवतः 431 से 430 है सीआरपीसी में, और अब बीएनएस में बदल गया होगा, 40 जोड़ देंगे, यानी 470 या 471 हो गया होगा, ठीक है। तो वहां यह लिखा है कि प्रतिकर की वसूली जुर्मानों की भांति की जा सकेगी। इस शब्द को जब अर्थान्वित करेंगे तो सीधे लिखा है जुर्मानों की भांति की जा सकेगी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का इस संबंध में अर्थान्वयन आया कि ठीक है, प्रतिकर की वसूली के लिए ये मेथड्स जो यहां दिए हैं जुर्माने की रिकवरी के, ये तो ठीक है अप्लाई होंगे ही, अर्थात जुर्माना वसूला जाएगा, उसी में तो प्रतिकर वसूला जाएगा। तो चाहे ये कह लो जुर्माना वसूला जा रहा, चाहे ये कह लो प्रतिकर वसूला जा रहा, बात तो एक ही है, क्योंकि मेथड एक ही इस्तेमाल हो रहा, ठीक है। मेथड एक ही इस्तेमाल हो रहा। आपने जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया है, प्रतिकर का आदेश, तो जो वसूली की कार्यवाही चलेगी जुर्माने की, वो परंतुक और 470 या 471 का जो सम्मिलित प्रभाव है उसके कारण से चलेगी, जो कम्युलेटिव इफेक्ट है। और ग्राउंड पर एक ही कार्यवाही चलेगी, जो 421 या 461 द्वारा अनुचिंतित है वही तो चलेगी, और जो रियलाइज होकर अमाउंट आएगा उसमें से आपका कंपनसेशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शब्द ये हैं कि जुर्मानों की रिकवरी का जो तरीका बताया गया है उसी से कंपनसेशन भी रिकवर होगा। तो कंपनसेशन के पेमेंट में व्यतिक्रम करने पर यदि वसूलना पड़ा तो सेंटेंस, जैसे व्यतिक्रम जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की सजा दी जा सकती है, ऐसे ही प्रतिकर देने में व्यतिक्रम होने पर भी सजा दी जा सकती है। यह भी एडिशनली उन्होंने जोड़ा है इन शब्दों की व्याख्या करते हुए। शेष बात आपसे कल हुई थी। आगे कहता है राज्य सरकार उस रीति को विनियमित करने के लिए जिसमें उपधारा 1 के खंड का के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने हैं और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों का संक्षिप्त अवधारण के लिए नियम बना सकती है, नियम बना सकती है। यानी अगर राज्य सरकार चाहे तो सबसेक्शन 1 के ए के अंतर्गत जो वारंट जारी किए जाएंगे अटैचमेंट एंड सेल के लिए, वो अटैचमेंट और सेल कैसे होगी इस संबंध में नियम बना सकती है। और अगर अटैचमेंट और सेल
उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी का हो गया जिसे जुर्माना नहीं देना है, अर्थात अटैचमेंट सेल उस प्रॉपर्टी का कर दिया गया जिसमें कोई अन्य भी शेयर होल्डर है, या पूरी प्रॉपर्टी किसी और की है, तो आपत्ति कैसे की जाएगी, कैसे रोका जाएगा उस अटैचमेंट सेल को उस व्यक्ति के द्वारा जिसे जुर्माना नहीं देना है। इस संबंध में राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकती है, और राज्य सरकार को चाहती नहीं है, तो आपको मालूम ही है। राज्य सरकार तो वो नहीं चाहती जो उनका सीधे सीधे काम है, और इसीलिए आपको न्यायालय बड़ा दिखाई देता है। कारण ही यही है, अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से करे तो न्यायपालिका के काम के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का काम यही तो है, ये बताना कि तुमने ठीक से नहीं किया, यही बताना तुमका काम है। जब हम ठीक से करेंगे तो बात ही खत्म हो गई। भूल चूक से कभी कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं। वो तो ये सोचते रहते हैं बैठे बैठे कि जो हमें करना है उसके नाम पर हम वो कैसे कर दें जो हमें नहीं करना है, वो तो ये सोचते हैं। अभी हम लोग देखेंगे समुचित सरकार को दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अखिलेश यादव आएंगे तो सारे यादवों को रेमिशन, कम्यूटेशन और ठीक है परिहार दंडों का लघुकरण और ये हो जाएगा। कोई और आएगा वो अपनी जाति का कर देगा, और बाकी सारे आएंगे तो शेड्यूल कास्ट का कर देंगे। इस आधार पर करेंगे और फिर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हुआ है सारे शेड्यूल कास्ट माफ कर दिए, और कहा साहब वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, 15(4) में लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा क्या लिखा है, यह लिखा है वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या उनके कल्याण के लिए आप काम कर सकते हैं। तो अपराधी को सुधारना कल्याण है या अपराधी को बिगाड़ना कल्याण है, ये बताओ। भाई दंड हमने उसे काहे के लिए दिया, सुधारने के लिए। तुमने उसका कम्यूट कर दिया, तो बिगाड़ना कल्याण है व्यक्ति का या सुधारना कल्याण है? क्या कल्याण है बताओ। उन्होंने उसे उठाया, कोशिश कर दिया। तो अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से करे तो कोर्ट के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये तो कुछ करेंगे ही नहीं ठीक से। ये तो ये बैठ के सोचेंगे कि जो हमें ताकत दी गई उसका इस्तेमाल ऐसे कैसे करें कि जो हमें नहीं करना है वो हम कर दें। ये तो ये सोचते हैं। इसीलिए आपको बार बार न्यायालय बड़ा है ये गलतफहमियां होने लगती है। बाकी न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कुछ भी नहीं है। अपने अपने काम है। जब आप काम ठीक से करोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? तब तो कुछ नहीं हो सकता। जब तुम जंगल में ही घुस जाओगे, वहीं घर बना लोगे, तो शेर तो आक्रमण करेगा ही। तुम जब उसके घर में गए थे या वो तुम्हारे घर में आया था, और बाद में बताओ शेर ने आक्रमण किया। अरे भाई वो तो करेगा ही जब उसके घर में घुसोगे। तुम तो किसने कहा था वहां तुम घुसो जाके? क्यों गए उसके घर में? किसने इंक्रोचमेंट किया? तो ये करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते ही आपको कुछ मानवतावादी आ जाते हैं, ठीक है, वो बीच में बताने लगते कि अरे होगा ये, अरे होगा हिंदुस्तान में बड़ी खराब चीज है। जैसे आप किसी को दंडित करो, बताएंगे उसके पत्नी बच्चे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि गलत काम करने से पहले उसे नहीं पता होता कि उसके पत्नी बच्चे हैं, उसे गलत काम नहीं करना चाहिए। और अगर गलत काम किया तो फिर पत्नी बच्चे हैं ये हम सोचे क्यों? ये तो उसे सोचना चाहिए था। इसे सोचने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी थी, मेरी या उसकी? और उसके पत्नी बच्चों को अपने दुर्भाग्य पर रोना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, हाँ ठीक है, कानून का प्रशासन संवेदना पूर्वक होना चाहिए। संवेदना हम उसके साथ खत्म कर दें जिसके साथ इतना बुरा किया, इसी के साथ रखें संवेदना। तो वो तो बेचारा निराश्रित हो गया कि इनने भी उसे मारा और हम भी कुछ करें ना, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, तो राज्य सरकार नियम बना सकती है और राज्य सरकार कोई काम नहीं करती।
कोई काम नहीं करती मीनिंग देर में जो उन्हें दिया गया वो बहुत बार नहीं करते, तब क्या हो, तब वही 82-83 जो पीछे दी गई है वही लागू होगी। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में प्रतिपादित किया है। वहां 84 में है ना कि अगर विक्रय हुआ और उसमें अन्य व्यक्ति का शेयर है तो वो संबंधित, ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या आपत्ति कर सकता है, फिर उसका अपील जाएगी धारा 86 में, और जो अपील जाएगी तो अपील न्यायालय की शक्तियां प्राप्त रहेंगी 386 के मुताबिक सारी चीजें, तो वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अच्छा, आगे कहता है जहां न्यायालय कलेक्टर को उपधारा 1 के खंड ख के अधीन वारंट जारी करता है वहां कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार यानी लैंड लॉज के मुताबिक वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो, यानी सर्टिफिकेट हो रिकवरी का, यानी आरसी हो, ठीक है। परंतु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। बस ये फर्क आ जाएगा, क्योंकि व्यतिक्रम में या व्यतिक्रम के कारण जो कारावास भुगतना था वो तो वो भुगत चुका है, और वहां भी रिकवरी करने के लिए कारावास है ना, तो वो तो हो चुका, इसलिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अनुच्छेद 20 फिर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वो लाइन लिखी हुई है कि दोबारा वहां जो तरीके दिए गए उनमें जो राजस्व जेल में भेजना है व्यक्ति को, देनदार को, वो इस्तेमाल नहीं होगा, शेष इस्तेमाल होंगे, ठीक है। आगे कहता है 462 ऐसे वारंट का प्रभाव किसी न्यायालय द्वारा धारा 461 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन जारी किया गया कोई वारंट उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर निष्पादित किया जा सकता है, और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाए रेखांकित कर दिया गया हो। बड़ा नॉर्मल सेक्शन है, हम लोग नॉन बेलूल वारंट जब पढ़े थे तब भी ये सब देखते रहे। जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है उसके लोकल जुडिक्शन में, उसकी स्थानीय अधिकारिता में अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है तब तो वारंट के अधीन उसे ऐसे ही गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार होना है वारंट के अधीन उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर रह रहा है, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया, तो फिर क्या होता था कि ये व्यक्ति जिसके पास वारंट है, ये पुलिस अधिकारी है या प्राइवेट व्यक्ति है, लेकर जाता था और संबंधित जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या, ठीक है, शायद पुलिस अधीक्षक भी था, शायद जहां तक याद पड़ता है, उसके समक्ष रखता था, प्रश्नांकित करता था और फिर वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता था। वो यहां लिखा है कि अगर जुर्मानों की वसूली के लिए कोई वारंट जारी हुआ है और जिस संपत्ति का अटैचमेंट और कुर्की और विक्रय और सारी चीजें होनी है वो उसी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में है जिसने वारंट जारी किया है, तो कोई बात ही नहीं है, उस स्थानीय अधिकारिता के बाहर होनी है तो फिर जिस जिले में होनी है उस जिले के कलेक्टर के द्वारा प्रश्नांकित होना चाहिए। यद्यपि जहां वारंट जारी हुआ इस जिले का कलेक्टर ही रिकवरी करेगा, लेकिन वहां से प्रश्नांकित करा लेगा, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वहां अगर उसकी जानकारी में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए वहां प्रश्नांकन के ये नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे कहता है जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो सीधी सी बात है कुछ क्षेत्र हैं जो हम लोगों ने देखे थे जहां इस संहिता का विस्तार नहीं था, वहां के न्यायालयों द्वारा इस सेक्शन का नटशेल में जो अर्थ है वो सिर्फ इतना ही है कि ऐसे न्यायालयों द्वारा जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है, उन न्यायालयों द्वारा जुर्मानों के अधिग्रहण हेतु कोई वारंट अगर जारी किए जाएंगे और उन वारंटों के अधीन जिस संपत्ति का अधिग्रहण और कुर्की होनी है वो ऐसे क्षेत्रों में स्थित होंगे जहां इस संहिता का विस्तार है, तो वो न्यायालय इन क्षेत्रों के कलेक्टर के माध्यम से ये सारी संपत्ति की कुर्की और विक्रय करा सकेंगे। और ये लोग ऐसे मानकर कुर्की और विक्रय करेंगे मानो
वारंट उसी न्यायालय ने जारी किया है जो न्यायालय ऐसे क्षेत्र के भीतर स्थित है जहां इस संहिता का विस्तार है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे कहता है कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन, सस्पेंशन कब हो जाएगा? कहता है जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया जाए। यानी इस सेक्शन का कोई एप्लीकेशन उन दशाओं में नहीं है जबकि मुख्य दंडादेश का भाग कारावास और जुर्माना दोनों है। तब इस सेक्शन का कोई एप्लीकेशन नहीं है। यद्यपि मार्जिनल नोट पढ़ने से ऐसा लगता है मानो यह सेक्शन तब भी एप्लीकेबल होगा जब मुख्य दंडादेश का भाग जुर्माना और कारावास दोनों है। लेकिन जब इसे अंदर पढ़ते हैं तो फिर पता यह लगता है कि इस सेक्शन का भाग जो एप्लीकेशन है वो केवल उसी दशा तक सीमित है जहां मुख्य दंडादेश केवल जुर्माने का है और जो कारावास की बात है वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने का है। ठीक है, तो कहता है जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तत्काल नहीं दिया जाता। मुख्य दंडादेश कारावास का नहीं है, मुख्य दंडादेश केवल जुर्माने का है। ये उस अपराध में भी हो सकता है जिसमें केवल जुर्माने का ही दंडादेश दिया जा सकता है विधि अनुसार, और ये उसमें भी हो सकता है जिसमें कारावास भी दिया जा सकता था किंतु न्यायालय ने देना उचित नहीं जाना। लिखा होता है इतने वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ऐसे लिखा होता है। और नॉर्मली दोनों ही देते हैं, लेकिन दोनों ही देंगे ये कोई गारंटी नहीं। केवल कारावास दे सकते हैं, केवल जुर्माना दे सकते हैं, क्योंकि लिखा है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है कि मुख्य दंडादेश केवल जुर्माने का है, अब जुर्माना देना तो तुम पर निर्भर है ना, जुर्माना ठीक है इंपोज करना यह हम पर निर्भर है। और हम लोग अक्सर यही भूल करते हैं कि एक ही पक्ष देखते हैं। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, आप कहते हो कि फला वहां बोलना था तो उसने कुछ कहा और वहां बोलना था तो वहां उसने कुछ कहा। और अगर इस व्यक्ति के प्रति जो वक्ता है दोनों जगहों पर इसके प्रति आपके अच्छे भाव हैं तो आप दोनों जगह दिए गए वक्तव्यों में समानता ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, दोनों जगह उसने एक ही बात कही। और अगर आपकी श्रद्धा उस व्यक्ति में नहीं है तो आप दोनों वक्तव्यों को यह दिखाने के लिए कि वो व्यक्ति धूर्त है और कुछ का कुछ कभी का कभी कहता रहता है, यह दिखाने के लिए उसके वक्तव्यों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और ऐसा करते ही आप अपनी मूर्खता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते हो, क्योंकि वो व्यक्ति जहां बोल रहा था वहां जो श्रोता बैठे हुए थे, ध्यान उनका भी रखना पड़ेगा। वो कहां बोल रहा था, किन लोगों के बीच बोल रहा था, जिन लोगों के बीच बोल रहा है उनकी स्वयं तैयारी कितनी है सुनने की, उसी हिसाब से तो बोलेगा वो। ठीक है, अगर हम ऐसों में बोल रहे हैं जिन्होंने बेर कभी देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी बेर देखा ही नहीं, अगर हम उनके बीच ये कहे कि बेर के बिना कानून का ज्ञान संभव नहीं, ठीक है, तो बेकार हो जाएगी बात।
हमें ये कहना पड़ेगा कि अरे छोड़ो, बेर बेर होता रहेगा, देखेंगे, हो सकता है जरूरत भी ना पड़े। तुम आके सिर्फ बैठा करो, सुना करो, सुनने से रुचि जगेगी। फिर आ डे विल कम, जब हम ये कह पाएंगे कि बेयर लो, तभी काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। पहले ही दिन अगर हमने कुछ कह दिया तो होगा ये कि मामला ही खत्म। तो एक जगह हम ये कहेंगे कि बेयर एयर कुछ नहीं होता, तुम सुनो केवल, और दूसरी जगह ये कहेंगे कि ना, बेयर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम सिर्फ बोलने वाले को देखते हैं, हम सुनने वालों को नहीं देखते। और ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि सुनने वाले हम भी हो सकते हैं, और हम अपने को हमेशा बचाते हैं, अपने को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। कल हम तो कोई कह रहा था कि वो नेता लोग तो स्विस बैंक में जमा कराते हैं, तो हम भी रिश्वत ले लेते हैं, तो हम क्या, हमने कहा अच्छा चलो कल से नेता लोग स्विस बैंक में पैसे न जमा करें, तुम रिश्वत लेना छोड़ दोगे। क्या तुम इसलिए रिश्वत लेते हो कि नेता लोग स्विस बैंक में पैसे जमा कर? नहीं, तुम इसलिए रिश्वत लेते हो क्योंकि तुम रिश्वत लेना चाहते हो। कल से वो कतई ईमानदार हो जाए तो भी तुम रिश्वत लोगे, नहीं तो उनका रिश्वत लेना उनके साथ है, तुम्हारा पैसा ना लेना तुम्हारे साथ है। उनके रिश्वत न लेने से तुम्हारा क्या संबंध है, ये बता दो। ठीक है, लेकिन नहीं, अजीब अजीब तर्क है आदमी के पास। तो दोनों बातों का ख्याल ये रखा जाना चाहिए। ठीक है, हर तरफ सोचिए, हर तरफ सोचिए। तो यहां कहता है मुख्य दंडादेश का है जुर्माने का, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम इस ये हुआ है तो कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है, ये लिखा है। जुर्माना देना आपका काम है, प्रथमता ये आपका कर्तव्य है कि आप जुर्माना अदा करो। नहीं करोगे तब कोएरेसिव एक्शन ये शुरू होगा। लेकिन विधि का प्रशासन हमेशा संवेदनशीलता के साथ, ठीक है, और जब संवेदनशीलता के साथ करेंगे, हमने जुर्माने, भाई दंडादेश हमने अभी बोला, और अधिक होना ही चाहिए, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो ये शब्द भी प्रयोग कर सकता था कि जुर्माना उतना लगना चाहिए जितना व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के भीतर हो। और अगर ये शब्द होते तो लाइन दूसरी जगह पर खिंची होती, लेकिन उसने जो शब्द रखा है वो ये कि जुर्माना अत्यधिक नहीं होगा, इतना ही कहा सिर्फ, और इसे क्वालिफाई किया, अमर्यादित होगा किंतु अत्यधिक नहीं होगा। इसका मतलब अधिक होगा, ये उसकी मंशा है। और जब अधिक होगा, क्योंकि अधिक नहीं होगा तो दंड की प्रभावकारिता ये तो रहेगी नहीं, दंड अप्रभावी हो जाएगा। दंड प्रभावकारी रहे, प्रभावकारी मीनिंग देयर बाय, जैसे दवा अपना प्रभाव दिखाती है तो तुम सुधरते हो, ऐसे दंड जब अपना प्रभाव दिखाए तो तुम सुधरो। इसके लिए जरूरी है कि दंड तुम्हारी पसंद का नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें नापसंद हो, तभी तो वो दंड है। नहीं दंड का है तो अधिक होना चाहिए। अब तुम न्यायालय में उपस्थित हुए, आज दंडादेश मिला तो अधिक तो हो गई। अब हो सकता है तुम्हारे पास उतने पैसे ही ना हो, और जुर्माना, केवल जुर्माना लगाना न्यायालय ने उचित जाना है। इसका मतलब कारावास में भेजना न्यायालय ने भी उचित नहीं जाना है। ठीक है, इसका मतलब तो यह निकला। इसलिए अब तुम्हें कारावास में सिर्फ इसलिए भेज दिया जाना कि तुम पैसे नहीं दे पा रहे तत्काल, यह न्याय के दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपको जेल भेजा जाना उचित होता तो न्यायालय ने स्वयं कारावास का दंडादेश अधिनिर्णित किया होता। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन आए हैं कि बेलेबल ऑफेंस में आप 1 लाख की भी बेल मांगोगे तो जेल नहीं जाएगा आदमी। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तब आपने जो बॉन्ड मांगे हैं वो बॉन्ड उसी व्यक्ति के हैं या नहीं जिसने बॉन्ड देना कहा है, इसकी जांच जब तक आप कराओगे तब तक व्यक्ति जेल में रहेगा, लेकिन बेलेबल में नहीं। क्यों? बेलेबल में स्वयं विधायिका की मंशा ये है कि वो जेल न जाए।
आप बांड की जांच कराओ, उसे छोड़ो, अगर फर्जी पाना उठा जेल भेजना। लेकिन जब विधायिका ने ही उचित नहीं जाना कि उस बात को नॉन अवेलेबल कहा जाए, तो तुम कैसे कर दोगे? और बस यहीं पर न्यायालय और एग्जीक्यूटिव का फर्क है। न्यायालय वो करना चाहता है जिसकी एक्चुअल शक्ति उसे मिली हो, भले ही दिखता यह हो कि उसे उससे ज्यादा की शक्ति मिली है, लेकिन उससे ज्यादा का वो उपयोग नहीं करता। जितनी है उसके पास खोजता है, ढूंढता है और सिर्फ उतनी का ही प्रयोग करता है। ये कोशिश करते हैं कि जो शक्ति ने मिली है उसके नाम पर कुछ भी कर दें। ये कोशिश करते रहते हैं। ये फर्क है दोनों की वृत्ति का, और इसी वृत्ति के कारण एक सम्मान और एक अपमान ये अर्जित करता है। ठीक है, यही उसका फर्क है, और इसके बीच कोई अंतर नहीं होता। बाकी तो तीनों इक्वल फुटिंग पर हैं। तो जब स्वयं न्यायालय ने उचित नहीं जाना कि उसे जेल भेजा जाए, तो फिर आप सिर्फ उसके पास पैसे नहीं है इस समय, इसलिए उसे जेल क्यों भेज देंगे? इसलिए यहां लिखा है कि अगर सिर्फ कारावास का दंडादेश दिया गया है और व्यतिक्रम करने पर अगर जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम होता है, तब कारावास का दंडादेश अधिनिर्णित किया गया है। तो फिर अगर व्यक्ति के पास तत्काल पैसे नहीं है तो किस्तें बनाई जा सकती है और दंडादेश स्थगित किया जा सकता है। और फिर सेक्शन लिखता है कि फर्स्ट किस्त कब आपको देनी होगी, सेकंड कब देनी होगी, वो सारी व्यवस्था इसमें की गई। देखें, कहता है तब न्यायालय आदेश दे सकता है कि जुर्माना या तो ऐसी तारीख को या उससे पहले जो उस आदेश की तारीख से 30 दिन से अधिक बाद की न होगी। पूर्णतः संदेह होगा या 2 या 3 किस्तों में संदेह होगा, जिनमें से पहली किस्त ऐसी तारीख को या उससे पहले संदेह होगी जो आदेश की तारीख से 30 दिन से अधिक के बाद की न होगी, और अन्य किस्त या किस्तें यथास्थिति 30 दिन से अधिक के अंतराल या अंतरालों पर संदेह होंगी। ठीक है, 30 होंगी या होंगी। ठीक है, तो कहता है कि जुर्माना या तो ऐसी तारीख को जिस तारीख को दंडादेश मिला, ठीक है, उससे पहले जो उस आदेश की तारीख से 30 दिन के बाद ना होगी। अच्छा, पूर्णतः संदेह होगा, नहीं, ये बात नहीं कही उन्होंने। कहा या तो आदेश में ही लिख देंगे वो कि आप इस तारीख तक पूरा जुर्माना देंगे, पूरा इस तारीख तक देंगे। ठीक है, तो उस तारीख तक अभी आपके पास है तो अभी दे दो, और अभी नहीं है तो घर जाकर दे देना। इस तारीख तक, यानी तुरंत जुर्माना पेमेंट करने के लिए नहीं कहा जाएगा। व्यक्ति के हाथ जेब में पैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो तुरंत के लिए नहीं कहा जाएगा, तारीख लगेगी उस तारीख तक। ठीक है, और वो तारीख कितने दिनों की होगी? जिस दिन आदेश दिया गया उससे 30 दिन बाद की नहीं होगी, यानी मैक्सिमम 30 डेज, यानी हफ्ते भर की हो सकती, 15 दिन की हो सकती, 20 दिन, मैक्सिमम 30 डेज। इसमें आप जुर्माने की पूर्ण राशि जमा कर दें, ऐसा आदेश हो सकता है। या यह भी हो सकता है, पूर्णतः संदेह होगा, या 2 या 3 किस्तों में संदेह होगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम 3 किस्तें हो सकती है। ठीक है, 2 या 3, जब उसने संख्या मेंशन कर दी तो फिर 4 नहीं हो सकता, फिर 5 नहीं हो सकता, 2 या 3 किस्तों में संदेह होगा, जिनमें से पहली किस्त ऐसी तारीख को या उससे पहले संदेह होगी जो आदेश की तारीख से 30 दिन के बाद की न होगी। और अन्य किस्तें, अन्य किस्त या किस्तें, अन्य किस्त यानी 2 है तो अन्य किस्त, और 3 है तो अन्य किस्तें। ठीक है, यथास्थिति 30 दिन से अधिक के अंतराल या अंतरालों पर संदेह होंगी या होंगी। ठीक है ना, होगी या होंगी, यानी 1, 2 थी तो होगी और 3 थी तो होंगी। ठीक है, ये रहेगा। पहली 30 दिन से अधिक नहीं, और उसके बाद वाली कहता है 30 दिन से अधिक के अंतराल, उसके बाद वाली 30 दिन से ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन पहली 30 दिन की ही होगी। और यह भी हो सकता है कि पूर्णतः संदेह आप करो, लेकिन तुरंत जुर्माना वसूलने के लिए
कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, तुरंत अभी जमा करो नहीं तो जेल जाओ, ये नहीं हो सकता। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर सिर्फ कारावास है, तो आप इस ढंग से नहीं करेंगे। ये विधि का प्रशासन मानवता के साथ ये होना चाहिए, ये सेक्शन इसका सबूत है। खाखंड क्या कह रहा है? कारावास के दंडादेश का निलंबन कर सकता है, निलंबित कर सकता है। कौन सा कारावास? जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, क्योंकि ऊपर वाले जो शब्द हैं जो डैश से पहले लिखे गए हैं, ये पढ़ने की कला के मुताबिक काखंड और खाखंड दोनों के साथ पढ़े जाएंगे। इसलिए यहां कारावास का मतलब ये नहीं निकालेंगे कि कारावास के दंडादेश से अभिप्रेत हैं, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने 2 लाइनें लिख के डैश लगाया, फिर काखंड है फिर खाखंड है, इसलिए ऊपर वाली लाइनें यहां भी पढ़ी जाएंगी। इसका मतलब, इस कारावास का मतलब क्या हुआ? जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास, ये मतलब निकलेगा। ठीक है, तो कहता कारावास के दंडादेश का निलंबन कर सकता है, निलंबित कर सकता है, यानी तुरंत जेल नहीं भेजेगा। ये नहीं कहेगा कि तुमने अभी जुर्माना नहीं दिया इसलिए कारावास में जाओगे, क्योंकि तुमने जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया है। ठीक है, यद्यपि सिर्फ काखंड होता, खाखंड न भी होता तो भी काम चलता, लेकिन खाखंड और स्पष्टता के लिए अधिनियमित किया गया कि वो कारावास जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर निर्णीत हो सकता था, उसे निलंबित किया जाएगा। ये सीधे सीधे लिखा। ठीक है, कहा कारावास के दंडादेश का निलंबित कर सकता है, और अपराधी द्वारा जैसा न्यायालय ठीक समझे इस शर्त का बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित किए जाने पर यथास्थिति जुर्माना या उसकी किस्तें देने की तारीख या तारीखों को वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा। ठीक है, ये बॉन्ड भी मांगा जा सकता है। ठीक है, विद श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटीज, और अपराधी को छोड़ सकता है। और यदि यथास्थिति जुर्माने की या किसी रकम उस तारीख, किसकी रकम उस अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जिसको वह आदेश के अधीन संदेह प्राप्त न हो, तो न्यायालय कारावास के दंडादेश के तुरंत निष्पादित किए जाने का निर्देश दे सकता है। जब तुम किस्तें ही देने के लिए हाजिर नहीं होगे, तब तो फिर कार्यवाही आगे चलेगी, फिर तो आप पकड़े ही जाएंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं। उपधारा 1 के उपबंध किसी भी ऐसे मामले में भी लागू होंगे जिसमें ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश किया गया है जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। ऐसे किसी भी धन के, यानी भरण पोषण की रकम की बकाया, ठीक है, आपका प्रतिकर आदि। उपधारा 1 उपबंध किसी ऐसे मामले में भी लागू होंगे जिसमें ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश दिया गया जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है और धन तुरंत नहीं दिया गया है, और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है उस उपधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र लिखने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहता है, न्यायालय कारावास का दंडादेश तुरंत पारित कर सकता है। जब आप 125 की मेंटेनेंस के लिए वहां जाते हैं और आदमी रिकवरी वारंट पर पकड़ के आ जाता है, तो साहब कहते हैं कि कुछ तो जमा करो तो छोड़ें, और कुछ नहीं जमा करो तो जेल भेजेंगे। तो कौन सी ताकत में कहते हैं? आपकी तो मान्यता ही एक भगवान है, जैसे भगवान कुछ भी कर सकता है वैसे वो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी तो मान्यता ही एक परमानेंट बन गई, इसी मान्यता को कर लो बस, बाकी आराम से जियो, झंझट ही खत्म हो गया। ठीक है, कभी यह भी तो सोचो कि ये ताकत इन्हें मिल कहां से रही है, क्योंकि ये कानून का न्यायालय है, इनका नहीं है कि ये अपनी मर्जी चलाएंगे यहां बैठ के। ये तो सोचना ही नहीं, बस यही फर्क है। हमने कल जो कहा था कि जब आप जानकर कोई काम करते हो और जब अनजाने में कोई काम करते हो तो काम तो वही होता है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी के तौर पर काम तो वही हो रहा होता है, लेकिन स्वयं आप पर क्रांतिकारी प्रभाव हो रहे होते हैं, स्वयं आपको बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ज्यादा नुकसान दोनों हो रहे होते हैं। अगर आप जानकर काम करते हो तो आपका व्यक्तित्व तो सुदृढ़ होता है, आप में आत्मविश्वास जगता है,
आप में आत्मसम्मान की भावना जगती है। आपको यह मालूम होता है कि आप ही नहीं, सभी किसी न किसी मर्यादा से बंधे हैं और एक मर्यादित जीवन जीना चाहिए। आप में भीख मांगने की प्रवृत्ति का लोप होता है। आप में अपने श्रम और पुरुषार्थ के आधार पर कुछ पाने की इच्छा जगती है। और जब आप बिना जाने वो मांगते हो जिसे मांगना आपका हक है, और वही मिलता है आपको जिसे पाना आपका हक है, तो आप उसे कृपा मानते हो। तब आप दूसरे के अनुग्रहित हो जाते हो। तब आप में भीख मांगने की वृत्ति जगती है। तब आपका आत्मसम्मान नष्ट होता है। तब आप में फ्लैटरिंग की वृत्ति जगती है। तब आप यह मानते हो कि कुछ भी किसी की खुशामद करके हासिल किया जा सकता है, और इस रूप में आप जीवन में पिछड़ते हो और वहां जीवन में आगे बढ़ते हो। यह बात ठीक है कि ग्राउंड रियलिटी के तौर पर काम वही है, काम वही होता है, लेकिन ये जानकर काम और बिना जाने काम दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, जज साहब वही करेंगे जो कानून में लिखा है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि कानून में ये लिखा है तो जज साहब की कृपा नहीं लगती। फिर आप जो शब्द प्रयोग करते हो अदालत में, वे सम्मान के लिए कर रहे हो, क्योंकि डायस का सम्मान है, ये आपको पता लगता है। तब आपको यह पता लगता है इस कुर्सी पर यह नहीं कोई बैठेगा, उसे यही करना पड़ेगा। इसलिए इस कुर्सी का सम्मान है, व्यक्ति का नहीं। और जब आप बिना जाने वो पाते हो जो पाना आपका हक है, तो आपको लगता है इस व्यक्ति ने हमें दे दिया, हो सकता है इसकी जगह पर कोई और बैठा होता तो ना देता। तो तब आपकी आस्था व्यक्ति के प्रति जगती है, पद के प्रति, सीट के प्रति नहीं जगती। जबरदस्त फर्क है, जबरदस्त अंतर है। जैसे बार बार कहा करते हैं कि भीख कोई मांग रहा है और आपने उसे नहीं दी, तो उसका कोई नुकसान नहीं किया है आपने, क्योंकि तुम दे भी देते तो उसे राजा नहीं बना देते, तब भी वो भीख ही मांगता और तुम्हारे देने के बाद भी मांगता। तुम्हारा देना तो तब देना होता जब उसे भीख मांगने की जरूरत ही ना पड़ती है उसके बाद। और इसी सिद्धांत के मुताबिक कृष्ण ने सुदामा को दिया था कि हमसे मांगने के बाद फिर मांगने की जरूरत ना पड़े, इतना तो तुम दे ही नहीं सकते। लेकिन भीख न देकर तुमने उसका नुकसान नहीं किया, अपना किया है। तुम्हारी संवेदनशीलता नष्ट हो गई, दूसरों के दुख से दुखी होने का जो भाव होना चाहिए मन में, खत्म हुआ। अब तुम उसी का नहीं, अपने मित्रों के दुख से भी दुखी नहीं होगे। ठीक है, अब अगर तुम ये बताते हो हट्टा कट्टा, तो तुम्हें धूर्तता का भी जन्म हो गया, यानी अपनी गलती को न मानना, उसके लिए 5 तर्क देना, यह भी आपके अंदर आया है। तो नुकसान आपका ज्यादा होता है, नुकसान दूसरों का नहीं होता। तो इसलिए आप जानकर, उसने ये कहा कि जब भी कोई धन इस संहिता के अंतर्गत संदेह हुआ है और वो तुरंत नहीं दिया जा रहा, तो अगर तुरंत नहीं दिया जा रहा है तो फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी उसे छोड़ा जा सकता है, किस्तें बनाई जा सकती हैं। वह बनाते हैं कि किस्तें बनाई जा सकती हैं, 30 दिन का समय दिया जा सकता है अधिकतम पहली किस्त के लिए, दूसरी किस्त के लिए 30 दिन से ज्यादा का भी दिया जा सकता है। विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है, नहीं हाजिर होगा, नहीं देगा, फिर पकड़वा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। कहा? वर्तमान में 464 और पूर्व में 424, 40 घटा देंगे, यहां पर 40 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं। अब सवाल ये बच रहा है कि 465 ये है, हमें लगता है शाम में भी इसे ही रख लिया जाए तो ये लगभग खत्म हो जाएगा, फिर बेल शुरू हो जाएगी, आगे सोमवार को बेल देख लेंगे। ठीक है, तो वो देख लेंगे, शाम में भी यही रखेंगे। ठीक है, और बाकी उसमें आर्टिकल 14 ही शुरू हो रहा है तो आगे देख लेंगे सोमवार से। ठीक है।